हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक और सीडीएमओ सेक्टर से रिलेटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे। दिस कंपनी इज नॉट एग्जैक्टली द सीडीएमओ मैन्युफैक्चरर लाइक डीवीस, सिंजीन या फिर न्यूलैंड लैब्स, बट यहाँ पर मार्जिन्स इन सीडीएमओ मैन्युफैक्चरर से भी कहीं ज़्यादा बेटर है। रिटर्न मैट्रिक्स ज़बरदस्त हैं। ROCE एंड ROE आर कंसिस्टेंटली अबाउट 20%। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। उसके बाद वैल्यूएशंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी नज़र नहीं आ रही हैं आज के दिन में। अगले 2-3 साल का अगर हम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखें, रेवेन्यू ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स देखें, तो वो भी बहुत डिसेंट नज़र आते हैं। आज हम विमता लैब्स का कंप्लीट बिजनेस ब्रेकडाउन करेंगे। मुझे तो ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के या किसी और की बात सुन के प्लीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विमता लैब एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो लास्ट 40-50 सालों से फार्मा कंपनीज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, FMCG सेक्टर और फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज के लिए रिसर्च और टेस्टिंग करती है। डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में जब मैं बात करूंगा, आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा कि विमता क्या काम करती है। सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये मेजर चंक ऑफ बिजनेस रेवेन्यू है विमता के लिए। 60% से लेकर 65% के आसपास रेवेन्यूज यहां से आते हैं और मार्जिन्स भी यहां पर सबसे अच्छे हैं। विमता यहां पर फार्मा कंपनीज और बायो फार्मा कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विमता के पास लैब इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर वो टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी नए मॉलिक्यूल की जो डिस्कवरी फेज के अंदर है। देखिए, इंडिया के अंदर आज के दिन में जो टॉप 50 कंपनीज है ना, उनमें से जो 95% कंपनीज हैं वो विमता की कस्टमर्स हैं। जब कोई भी नया ड्रग डिस्कवर होता है तो उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, कई साल लग जाते हैं एक नए ड्रग को, मॉलिक्यूल को डिस्कवर होने में। विमता जो फार्मा कंपनी रिसर्च कर रही है उनको हेल्प करता है टेस्टिंग के रिजल्ट्स देने में। देखिए, किसी भी नई मेडिसिन बनने का पहला फेज होता है ड्रग डिस्कवरी फेज, जहां पर आप जो मॉलिक्यूल आपने बनाया है ना, उसको आप टेस्ट करते हो किसी भी टेस्ट ट्यूब में। यानी ना आप एनिमल ट्रायल्स करते हो ना ह्यूमंस पे ट्रायल करते हो, आप इन विट्रो ट्रायल्स करते हो, जहां पर आप जिस मॉलिक्यूल के साथ उसे रिएक्ट करना है, उस ड्रग को रिएक्ट करना है, उसे एक टेस्ट ट्यूब में लेते हो और फिर ये चेक करते हो कि वो मॉलिक्यूल उस ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये सब टेस्टिंग करता है विमता लैब्स। ड्रग डिस्कवरी का दूसरा फेज है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी आदमियों के ऊपर टेस्ट करने से पहले जानवरों के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। जानवरों के ऊपर टेस्टिंग क्यों करते हैं? ताकि ये देखा जाए कि उस ड्रग के कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं है, और क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट है ये टेस्टिंग करता है विमता। आपको ये बताता है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसी हो रही है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसा है, या फिर ड्रग की ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की हो रही है। इन सब टेस्टिंग और रिसर्च के लिए काम आती है विमता की लैब्स, विमता का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप पूछेंगे कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये अपनी खुद की रिसर्च या खुद की टेस्टिंग क्यों नहीं करती? क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है और बहुत छोटी छोटी मात्रा में चाहिए होता है। It doesn't make economical sense for pharma companies to make their own infrastructure। इसलिए आज के दिन में वर्ल्ड के अंदर ट्रेंड है कि मोस्टली कंपनीज जो जेनेरिक ड्रग्स बनाती हैं और जो पेटेंटेड ड्रग्स बनाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाती हैं फॉर टेस्टिंग पर्पसेस एंड रिसर्च पर्पसेस। और विमता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सच कंपनी इन द होल वर्ल्ड। एनिमल्स के ऊपर ट्रायल्स होने के बाद क्या करते हैं? ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होते हैं। ह्यूमन ट्रायल्स का भी बहुत लंबा प्रोसेस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। यहां पर विमता के पास अपनी खुद की एक क्लिनिकल फैसिलिटी है जहां पर आदमियों को रखा जा सकता है। 180 बेड्स का इनके पास फैसिलिटी है जहां पर ह्यूमन ट्रायल्स किए जा सकते हैं। ह्यूमन ट्रायल्स के टाइम पर विमता ये चेक करता है कि ड्रग्स किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को। पेशेंट्स के डिफरेंट सैंपल्स की टेस्टिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि इस ड्रग का उन ह्यूमंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगेन, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है and Vimta is the most reputed CRO in the country today. In fact, 75% of their revenue comes from overseas. अब इस तरीके के काम में आपको रेगुलेटरी अप्रूवल्स बहुत सारे चाहिए। जिस भी कंपनी के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं उस कंपनी की कंट्री की जो रेगुलेटरी बॉडी है उससे आप अप्रूव्ड होने चाहिए, तभी आप ड्रग्स की टेस्टिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर विमता के पास ऑलमोस्ट सारे जो रेगुलेटेड मार्केट बड़े कंट्रीज है ना, उनकी अक्रेडिटेशंस है, चाहे वो यूएस एफडीए हो गया या यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर डब्ल्यूएचओ हो गया। ठीक है, इसके अलावा इनके पास जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए ये सब काम करने के लिए, जो अगेन आने बहुत मुश्किल होते हैं, सभी लैब्स के पास ये सर्टिफिकेशंस नहीं होते। ठीक है, वो सारे सर्टिफिकेशन ऑलरेडी विमता के पास है। अब विमता कौन कौन सी इंडस्ट्री को केटर करती है, ये फार्मा कंपनीज को, बायोलॉजिक कंपनी को, वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को, उसके बाद जो मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज बनाती हैं उनको, एनिमल हेल्थ की जो कंपनीज हैं उनको केटर करती है। उसके अलावा जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं या फिर एग्रो केमिकल्स होते हैं, उन कंपनीज की भी विमता टेस्टिंग में और रिसर्च में हेल्प करती है। यानी इनका टाइम सिर्फ फार्मा कंपनीज और बायोलॉजिक्स कंपनीज की तरफ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाँ, सबसे बड़े जो रेवेन्यूज हैं वो फार्मा कंपनीज से आते हैं, लेकिन उसके अलावा ये एनिमल हेल्थ कंपनीज और एग्रो केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को भी अपनी सर्विसेज देती है। अच्छा, विमता के काम में ना पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ आ रही है, खासकर रेगुलेटेड मार्केट से, लाइक यूएसए। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका ने अपनी जो रेगुलेशंस है ना उनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। अमेरिका की ड्रग डिस्कवरी रेगुलेशन में एक सेक्शन 505(b)(2 होता है, जिसके हिसाब से नए ड्रग्स को मार्केट में लाना रिलेटिवली आसान हो गया है, क्योंकि आप पुरानी जो एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज है ना उसको आप कोट कर सकते हो जब भी आप नए ड्रग को मार्केट में लाना चाहते हो। तो इसकी वजह से जो छोटी छोटी नई कंपनीज है ना अमेरिका के अंदर, वो बहुत जल्दी जल्दी नए ड्रग्स मार्केट में ला पा रही हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है विमता जैसी टेस्टिंग कंपनीज को। क्योंकि जब भी आपको कोई नया ड्रग मार्केट में लेके आना है, आपको टेस्टिंग की इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को देनी पड़ती है। विमता वही काम आज के दिन में कर रहा है। अच्छा, ये बात समझ लीजिएगा कि ये जो ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट की सर्विसेज है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च की सर्विसेज हैं, ये सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है फ्यूचर में भी फॉर विमता। क्योंकि विमता यहाँ पर डबल डाउन कर रही है। यहाँ पर डबल डाउन क्यों कर रही है? क्योंकि सबसे बढ़िया मार्जिन आज के दिन में विमता इस सेगमेंट से कमाती है। हालांकि मैनेजमेंट ने ये नहीं बताया कि हम कितने मार्जिन कौन सी सेगमेंट से कमाते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर मार्जिन 35% से ज्यादा हो सकते हैं, मे बी 35% से 40% के बीच में। आज के दिन में विमता का जो ब्लेंडेड मार्जिन है वो 35% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी की एवरेज है ना, उससे बेटर मार्जिन्स कंपनी इस सेगमेंट से कमा रही है। इसीलिए कंपनी मैक्सिमम कैपेक्स इस सेगमेंट पे कर रही है। हैदराबाद में जीनोम वैली में इनका 2 लाख स्क्वायर फीट की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, वो लगातार एक्सपेंड कर रही है। अब दूसरी सेगमेंट की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल टेस्टिंग। देखिए, सबसे अच्छी बात जो मुझे विमता के बिजनेस में लगती है ना, वो ये लगती है कि विमता एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है जो आज के दिन में सीडीएमओ सेक्टर और फार्मा सेक्टर में हो रहा है। लेकिन विमता इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दोज सेक्टर्स। विमता ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है टू अदर सेक्टर लाइक फूड एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो सिक्लिसिटी एक सेक्टर में आती है वो इस तरीके की डाइवर्सिफाइड कंपनीज में हमें नजर नहीं आती। अब सवाल उठता है कि विमता फूड और एग्रीकल्चर कंपनीज को क्या सर्विसेज देता है। देखिए, विमता न्यूट्रिशनल टेस्टिंग करता है और प्योरिटी की टेस्टिंग करता है फूड और बेवरेजेस कंपनीज के लिए। आज के दिन में जितने भी फूड बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पहले ही ये बताना पड़ता है कि उनके प्रोडक्ट्स में कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं, विटामिन्स कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। विमता ये लेबल की टेस्टिंग करता है। उसके बाद ये देखता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कहीं हैवी मेटल्स तो नहीं है, या फिर रेडियो एक्टिव मेटल्स तो नहीं है, या फिर जो पैकेजिंग यूज हो रही है वो स्टेबल है या नहीं है। ये सब टेस्टिंग के रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेशंस विमता देता है। विमता इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। इनफैक्ट कंट्री की जो टॉप 20 फूड मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है ना, उनमें से 16 कंपनीज विमता की क्लाइंट्स हैं, यानी दे आर डोमिनेटिंग दिस मार्केट। ऑलमोस्ट 15% से 20% के आसपास कंपनी के रेवेन्यूज फूड और एग्रीकल्चरल डिवीजन से आते हैं। मार्जिन्स इन कंपैरिजन टू ब्लेंडेड मार्जिन्स रिलेटिवली कम है। मुझे उम्मीद है शायद 25% के आसपास कंपनी मार्जिन्स यहां से कमा रही होगी। अब कम मार्जिन्स क्यों हैं? क्योंकि यहां पर जो इनके क्लाइंट्स हैं वो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, और फूड मैन्युफैक्चरर्स को ऊपर सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होता है वो कमोडिटी प्राइसेस का होता है। तो उसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई में इंपैक्ट आता है, जिसकी वजह से जो इनके क्लाइंट्स हैं वो उतना ज्यादा आपको पे नहीं कर पाते। इस वजह से इस सेगमेंट में इनके मार्जिन्स उतने हाई नहीं हैं जितने फार्मा और बायोलॉजिक्स वाली सेगमेंट में थे। अब किस तरीके की कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं? न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज, वो कंपनीज जहां पर आप न्यूट्रिशंस की भी बात करते हैं फूड के साथ साथ। फॉर एग्जांपल आटा है, इसके अंदर प्रोटीन भी है।
तो उनकी टेस्टिंग करते हैं, एक्सपोर्टर्स की हेल्प करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होने हैं अमेरिका में या किसी और रेगुलेटेड मार्केट में, तो विमता के पास ऑलरेडी अप्रूवल है फ्रॉम यूएस एफडीए, फ्रॉम यूरोपियन यूनियन या फिर किसी और डेवलप्ड कंट्रीज में, जहां पर ये सर्टिफाई कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होने हैं उनको। उसके बाद एग्रोकेमिकल कंपनीज को ये सर्टिफाई करते हैं, उसके बाद जो एनिमल फीड की कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पर सर्टिफिकेशन का काम किया जाता है। उसके अलावा विमता ने ना नेशनल फूड लेबोरेटरी को सेटअप किया है इन मुंबई, जिसको ये ऑपरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं। अगले 25 साल के लिए इनके पास सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उनकी टेस्टिंग इस लैब के अंदर होती है। अब यहाँ पर मार्जिन्स बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको सरकारी कंपनी के साथ डील करना पड़ता है, पैसा भी थोड़ा लेट आता है, लेकिन कंसिस्टेंट कैश फ्लो आता है। विमता के पास 7 लैब्स हैं, हैदराबाद में, बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में, अहमदाबाद में, नोएडा में और नेल्लोर के अंदर। पिछले 1-1.5 साल से ना यहाँ पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू की ग्रोथ नहीं आ रही थी इस सेगमेंट से। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि ये अपनी इंटरनल जो नासिक की फैसिलिटी है ना उसको शिफ्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आई। लेकिन मैनेजमेंट ये कह रहा है कि ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगले 1-2 साल तक, क्योंकि इनकी जो नई फैसिलिटी है वो अप एंड रनिंग हो चुकी है। अब थर्ड सेगमेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग। अगेन वही बात बोलूंगा कि कंपनी ने यहाँ पर अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई किया है ना, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। अब यहां से लगभग 10 से 15% के आसपास कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं। बहुत बड़े रेवेन्यूज नहीं है, लेकिन ये सेगमेंट आई थिंक विल बी द ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक तो यहां पर मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, आज के दिन में 30 से 35% के आसपास मार्जिन्स है, जो जैसे जैसे ये सेगमेंट स्केल अप होगी वैसे वैसे इंक्रीज होंगे। इस सेगमेंट को विमता लैब्स ने 2022 में शुरू किया था, यानी बहुत नई सेगमेंट है, और मैनेजमेंट इसकी कैपेसिटी को बहुत रैपिडली रैंप अप कर रही है। दिस सेगमेंट विल बी द ग्रोथ ड्राइवर फॉर विमता लैब्स, क्योंकि एक तो यहां पर जो कैपेसिटी है वो डबल हो रही है, उसके बाद कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा होगा, क्योंकि कंपनी जो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में है ना वो ऑलरेडी खर्चा कर चुकी है। आज के दिन में जो इनकी कैपेसिटी एक्सपेंड हो रही है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर एक्सपेंड हो रही है। जो जीनोम वैली हैदराबाद में इनका बहुत बड़ा 2 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है उसके अंदर। उसके बाद इस सेगमेंट के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से विमता यहां पर कहीं ज्यादा बेटर मार्जिन्स कमाती है इन कंपैरिजन टू देयर एग्रीकल्चर एंड फूड सेगमेंट। अब ये समझिए कि ये सेगमेंट है क्या। देखिए, जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हैं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो जब भी कोई प्रोडक्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है ना, तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं किसी और प्रोडक्ट की वर्किंग के ऊपर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी भी ये डिवाइसेस है ना उनको सर्टिफिकेशन लेनी होगी विमता जैसी कंपनी से। तो इन सभी प्रोडक्ट्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट होती है, ईएमसी टेस्टिंग होती है। उसके अलावा विमता मैकेनिकल और थर्मल टेस्टिंग भी करती है। जो डिवाइसेस है जैसे पंखा हो गया या कूलर हो गया या फिर एसी हो गया, इनको डिफरेंट टेम्परेचर्स में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, या जितना काम करते हैं उसकी वजह से कितना टेम्परेचर हो जाता है, या मैकेनिकल फेलियर आने के चांसेस तो नहीं है। तो इन सब डिवाइसेस को भी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है विमता जैसी कंपनी से। अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का यूज तो लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो एआई की वजह से हो, डिजिटलाइजेशन की वजह से हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से हो, या ईवी रेवोल्यूशन की वजह से हो। तो जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विमता जैसी कंपनीज का काम भी बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से इस सेगमेंट में बहुत रैपिड ग्रोथ है। विमता किस किस इंडस्ट्री को हेल्प करती है? आज के दिन में डिफेंस इंडस्ट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री इनके बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं। रिमेंबर, डिफेंस के ऊपर आज के दिन में इंडियन गवर्नमेंट बहुत खतरनाक तरीके से खर्चा कर रही है। वही हाल एरोस्पेस कंपनीज का है, जैसा कि मैंने इंडिगो वाली वीडियो में समझाया था। टेलीकॉम डिवाइसेस के अंदर, उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, कंज्यूमर गुड्स के अंदर, इंडस्ट्रियल डिवाइसेस के अंदर, या ऑटोमेशन और ईवी कंपनीज के अंदर, ये सभी जो सेगमेंट्स हैं ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हैं, जिसकी वजह से विमता की मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये सेगमेंट भी बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। और रिमेंबर, यहां पर मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर हो जाएंगे। शायद 2 या 3 या 4 साल के बाद यहां पर मार्जिन्स हमें कंपेरेबल नजर आने लग जाएंगे इन कंपैरिजन टू फार्मा कंपनीज और बायोलॉजिक कंपनीज से जो कंपनी मार्जिन्स कमाती है, यानी 35% से ऊपर मार्जिन जाने की उम्मीद है जैसे जैसे कंपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करती जाएगी। अब चौथी डिवीजन की बात करते हैं, जिसका नाम है एनवायरमेंटल टेस्टिंग एंड कंसल्टेंसी। यहां से सिर्फ 3% से 5% के आसपास रेवेन्यू कंपनी कमाती है, और यहां पर मार्जिन्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, मार्जिन्स लगभग 15% से 20% के आसपास है। इसीलिए ये सेगमेंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है।
लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कि इस सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और ये ना कहीं विमता के लिए ट्रेडिशनल सेगमेंट है, क्योंकि विमता 1980 से ये काम कर रही है। अब ये काम क्या है, यहाँ पर विमता मोर और लेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करती है, EIA। जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना, या फिर कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, या फिर कोई बड़े प्लांट्स हैं, चाहे पावर प्लांट्स हो गए या कोल प्लांट्स हो गए या फिर सीमेंट के प्लांट्स हो गए, उनको अपना प्लांट सेटअप करने से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। यानी जहां पर हम प्लांट लगा रहे हैं उसकी वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, सोयल पोल्यूशन कितना होगा, या वाटर पोल्यूशन कितना होगा, या एयर पोल्यूशन कितना होगा, या जो वाइल्ड लाइफ वहां पर है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। विमता ये रिपोर्ट्स बनाती है, ये मैंडेटरी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा विमता एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करती है, यानी आपने जब प्रोजेक्ट लगा दिया उससे पहले वहां पर जो एनवायरमेंट था वो कैसा था, सेटअप करने के बाद एनवायरमेंट कैसा हो गया, उनकी रिपोर्ट्स देती है। ये सेगमेंट मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये एनवायरमेंटल ऑडिटिंग भी करते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड है, ऑयल एंड गैस कंपनी से, पावर कंपनी से, सीमेंट कंपनी से, माइनिंग कंपनी से, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। क्योंकि गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस इस तरीके की ले आई हैं कि एनवायरमेंट पे इंपैक्ट कम से कम पड़े, इसीलिए इन कंपनीज को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट तो करवाना ही करवाना पड़ेगा। मार्जिन्स रिलेटिवली कम है क्योंकि प्रोजेक्ट बेस पे आपको मार्जिन्स मिलते हैं, है ना। उसके अलावा आपको सरकारी कंपनीज के साथ भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका पैसा थोड़ा लेट आता है आपके पास, तो वो कैश फ्लोज में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मुझे ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अब फिफ्थ सेगमेंट की बात करता हूं, बायोलॉजिक्स CDMO। इस सेगमेंट में आज के दिन में जीरो मार्जिन आ रहे हैं, कंपनी यहां पर कुछ नहीं कमा रही। उम्मीद है कि FY27 से यहां पर रेवेन्यूज आने लग जाएंगे। इस सेगमेंट की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री से ऐसा लगता है कि 4 इयर्स या 5 इयर्स डाउन द लाइन शायद ये बिजनेस सेगमेंट एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट बनके उभरने वाला है। यहां पर विमता अपने आप को शायद वैल्यू चेन में फॉरवर्ड ले जाना चाहती है। दे आर मूविंग अप द वैल्यू चेन। विमता यहां पर R&D सर्विसेज देगी फॉर बायोलॉजिक्स कंपनीज, खासकर जो उनकी टेस्टिंग की जर्नी है उसमें। यानी विमता जो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, जैसे सिंजीन जैसी कंपनी, CDMO कंपनीज, वो वाला काम नहीं करेगी। वो जो रिसर्च और टेस्टिंग के टाइम पे है ना, वहां पर CDMO सर्विसेज पर फोकस करना चाहती है, स्पेशली फॉर द स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। यहां पर मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर होंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के दिन में कोई भी ऐसी सेगमेंट नहीं है जो 40% से ऊपर मार्जिन कमा रही हो। तो अगर ये सेगमेंट विमता ने अगले 3-4 साल में फोड़ दिया तो चांसेस ये हैं कि इनके मार्जिन्स भी एक्सपेंड होंगे। तो ये सेगमेंट आज के दिन में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस पॉइंटर जरूर हो सकता है। अब ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं कि विमता लैब्स आज के दिन में इतना इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है। कैसे रीस्ट्रक्चर कर रही है? आज से 1 साल पहले इनके पास एक डायग्नोस्टिक बिजनेस हुआ करता था, जिसको इन्होंने डाइवेस्ट कर दिया, यानी बेच दिया, टू कंपनी नेम्ड थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो डायग्नोस्टिक बिजनेस था ना, वहां पर मार्जिन्स बहुत कम थे इन कंपैरिजन टू ओवरऑल कंपनीज मार्जिन। उसके अलावा इस सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन था फ्रॉम कंपनीज लाइक डॉक्टर पैथ लैब या फिर अपोलो डायग्नोस्टिक। इन तरीके की कंपनीज के साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ रहा था। इसीलिए कंपनी ने ये बिजनेस डिवीजन को डाइवेस्ट कर दिया, और जो पैसा वहां से आया उसको कहां पर इन्वेस्ट किया? जहां पर हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल सकता है। यानी इनका जो फार्मा और बायोलॉजिक्स का CRO बिजनेस है वहां पर इन्वेस्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इस तरीके के बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। जब भी कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट को इस तरीके से लीन करती है, अपने बिजनेस मॉडल को और सिंप्लीफाई करती है और फोकस करती है अपनी कोर कंपिटेंस के ऊपर, इस तरीके के बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सबसे बड़ा थीसिस पॉइंटर आज के दिन में मेरे हिसाब से विमता के अंदर है। थीसिस पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है और विमता की जितनी भी सेगमेंट्स हैं वो भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो जितनी भी इंडस्ट्रीज को विमता केटर कर रही है उनकी स्पीड बहुत फास्ट है। फॉर एग्जांपल CDMO या फार्मा कंपनीज या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज या EV कंपनीज, इन कंपनीज में बहुत रैपिड ग्रोथ आ रही है। इंडिया के अंदर तो खासकर हम कह सकते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ है, 10 से 11% की ग्रोथ आने की उम्मीद है पूरी इंडस्ट्री में। और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, जहां पर हमको 7 से 8% के आसपास डिफरेंट सेगमेंट्स में ग्रोथ नजर आ जाएगी। उसके बाद जो फॉरेन फार्मा कंपनीज हैं वो चाइना +1 की वजह से शिफ्ट करना चाहती है अपनी वैल्यू चेन को फ्रॉम चाइना टू कंट्रीज लाइक इंडिया। उसका भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी विमता जैसी कंपनी है।
उसके अलावा कंपनी के जितने भी एग्जिस्टिंग बिजनेस सेगमेंट्स हैं वहां पर बहुत रैपिडली ग्रोथ आ रही है। कोर जो फार्मा टेस्टिंग जो इनका बिजनेस है वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। आज के दिन में यहाँ पर विमता बहुत रैपिडली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है, खासकर जो इनका नया इंफ्रास्ट्रक्चर है इन हैदराबाद फॉर जीनोम वैली 2 लाख स्क्वायर फीट का जो एरिया है, ठीक है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पर हो रही है और पूरी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। उसके बाद फूड और एग्रीकल्चर का बिजनेस है, वहां पर जो इनका प्रॉब्लम चल रही थी, खासकर जो नासिक की फैसिलिटी ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, वो इम्पैक्ट अब खत्म हो जाएगा और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि फूड और एग्रीकल्चरल बिजनेस से भी बहुत ग्रोथ आने की उम्मीद है। एनवायरमेंटल टेस्टिंग भी अच्छा कर रही है और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि शायद फ्यूचर बेटर होगा। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग की बात है ना, ये सबसे बड़ा डार्क हॉर्स हो सकता है मेरे हिसाब से फॉर विमता लैब्स। मैनेजमेंट जो रेवेन्यू एक्सपेंशन का टारगेट दे रही है वो उम्मीद कर रही है कि Q4 FY26 से हर क्वार्टर में 125 करोड़ का रेवेन्यू ये करने लग जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि FY27 तक शायद 500 करोड़ का रेवेन्यू हो जाए कंपनी का। दैट मीन्स कंपनी 20% CAGR से अपनी रेवेन्यू को ग्रो करना चाहती है, विच इज वेरी हेल्दी। फिर ऐसा भी लगता है कि कंपनी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज पर बैठी है, क्योंकि जो इनका सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है हैदराबाद के अंदर, वो फैसिलिटी पे जो फिक्स्ड खर्चा है ना वो ऑलरेडी हो चुका। वहां से अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन को एक्सपेंड करना है, वहां से आपको फार्मा डिवीजन को एक्सपेंड करना है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स एक्सपेंड होते हुए नजर आ सकते हैं। गारंटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मार्जिन्स यहां से एक्सपेंड हो सकते हैं। और अगर मार्जिन्स एक्सपेंड हुए तो क्या होगा, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट हुआ। अब मैनेजमेंट से जब पूछा गया कि भाई आप कितने मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि जो ये 35% मार्जिन्स हमने अचीव किए ना लास्ट 1-1.5 साल में, ये तो सस्टेनेबल है ही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट 35% को सस्टेनेबल बता रही है, क्या यहां से ग्रो कर सकती है। अगर कंपनी यहां से 1 या 2% भी अपने मार्जिन्स ग्रो कर लेती है अगले 3-4 साल में, तो विमता एक बहुत बहुत अट्रैक्टिव बेट हो सकती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। ये चीज हम वैल्यूएशंस में भी देखेंगे। बायोलॉजिक CDMO सेगमेंट इज अनदर ग्रोथ फिगर। यहां पर कंपनी 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। FY27 से रेवेन्यू आने की उम्मीद है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर रेवेन्यू कहीं ज्यादा बेटर होंगे, मे बी इन द लाइन ऑफ 40 to 45%। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो भी मार्जिन्स एक्सपेंड होंगे। और इस कंपनी में रेवेन्यू आई थिंक एक्सपेंड होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मार्जिन्स एक्सपेंड होते हैं तो इन्वेस्टर का पैसा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कंपनी ने फोकस किया भी है मार्जिन्स को एक्सपेंड करने का। फॉर एग्जांपल कंपनी ने डायग्नोस्टिक जो बिजनेस है उसको हटा दिया ताकि मार्जिन्स ज्यादा नजर आए। उसके बाद कंपनी फोकस कर रही है फार्मा बिजनेस पे और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बिजनेस पे, क्योंकि वहां पर मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर होंगे। अगर बायोलॉजिक्स भी ऐड हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी के मार्जिन्स 1-2% से तो हमें बढ़ते हुए नजर आने ही चाहिए अगले 3-4 साल के अंदर। अगर फाइनल ग्रोथ फिगर की बात करूं तो वो कंपनी की बैलेंस शीट है और इनके सुपीरियर रिटर्न मैट्रिक्स हैं। कंपनी का ROCE FY25 में 23% के आसपास था और पिछले 5 साल में ये लगातार 18-19% से ऊपर रहा है, यानी वेरी हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का बहुत बढ़िया है, 18% था FY25 में। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनफैक्ट इनके पास मेरे ख्याल से 25 करोड़ के आसपास का नेट कैश है कंपनी के पास आज के दिन में। हाँ, थोड़ा सा रिस्क हमको कैश कन्वर्जन साइकिल पे लगता है, उसकी बात हम रिस्क और चैलेंजेस में करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। रिस्क एंड चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो रिस्क और चैलेंज कंपनी के अंदर आज के दिन में नजर आ रहा है वो इनके हाई इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज नजर आ रहे हैं, यानी कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी की कहीं ना कहीं स्क्यूड नजर आ रही है। आज के दिन में जो इन्वेंट्री डेज हैं वो 200 से ऊपर हैं, 200 डेज से ऊपर हैं, और जो डेटर डेज हैं वो लगभग 100 से ऊपर है। अब इतने हाई इन्वेंट्री डेज कंपनी के अंदर क्यों है? मुझे ऐसा लगता है शायद वो बिजनेस की नेचर की वजह से है, क्योंकि देखिए ये एक लैब बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। यहां पर जो आपकी इन्वेंट्री है ना वो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कल को कौन सा क्लाइंट किस टेस्टिंग की उम्मीद कर ले। अब आपको कुछ भी टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको ऑलरेडी लैब के इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जिसको आपको रखना पड़ेगा लैब के अंदर संभाल के, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जब कोई कंपनी आपके साथ पास प्रोजेक्ट लेके आती है उसके बाद वो इक्विपमेंट्स आप खरीदने जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। उसके अलावा आपको डिफरेंट स्पेशलिटी केमिकल्स खरीदने पड़ते हैं, एंजाइम्स खरीदने पड़ते हैं, जो फार्मा की टेस्टिंग होती है उनके लिए वो बहुत महंगे महंगे आते हैं और आपको उनको स्टॉक करना ही पड़ता है ताकि आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओ, ठीक है। तो ये 200 जो इन्वेंट्री डेज हमें नजर आ रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता ये फ्यूचर में जाके कम होने वाले हैं। और ये बिजनेस की नेचर ही ऐसी है, इसमें बिजनेस किस तरीके से रन हो रहा है
उस पे हम कमेंट्री नहीं दे सकते। और जहां तक डेटर डेज की बात है जो 100 से ऊपर है, तो कंपनी के जो क्लाइंट्स है ना, जैसे एक्सपोर्टर्स हैं, अब एक्सपोर्टर के बिजनेस में तो आपको 60 से 90 डेज का बिलिंग साइकिल लेना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, इनके पास जो रेवेन्यू आते हैं ना वो माइलस्टोन बेसिस पे आते हैं। यानी आपने अगर इतनी टेस्टिंग कर दी तो आपको इतना परसेंट रेवेन्यू मिल जाएगा, इतनी टेस्टिंग कर दी तो इतना रेवेन्यू मिल जाएगा। वहां पर भी जो आपके डेटर डेज हैं वो 60 से 90 डेज के आसपास तो होते ही होते हैं, और कई बार तो वो 120 डेज तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कंपनी एनवायरमेंटल टेस्टिंग कर रही है, वहां पर आपको गवर्नमेंट कंपनी से भी इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनके पास तो पैसा आता ही बहुत लेट है ना, तो उसकी वजह से भी डेटर डेज हमें थोड़े बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो ये जो 200 डेज ऑफ इन्वेंट्री एंड 100 डेज ऑफ डेटर डेज है ना, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा रिलैक्स होंगे फ्यूचर में। और ड्यू टू नेचर ऑफ दिस बिजनेस मैं इसको एक रेड फ्लैग की तरह नहीं लूंगा। इसके अलावा जो सेकंड बहुत बड़ा रिस्क है वो रेगुलेटरी रिस्क है कंपनी के अंदर। देखिए, ये जिस तरीके की टेस्टिंग करते हैं ना, ये बहुत भरोसे का काम है। फार्मा कंपनीज भी इनके ऊपर भरोसा कर रही है, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनीज हैं और एनवायरमेंटल कंपनीज हैं वो भी इनके ऊपर भरोसा करती हैं। अगर आज नहीं तो कल कंपनी ने कोई गलती कर दी, या किसी भी सर्टिफिकेशन टेस्ट में कंपनी पास नहीं होती, या उनको अक्रेडिशन नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल यूएसएफडीए से नहीं मिली, जैसे डिवीस लैब को आज से 5-7 साल पहले नहीं मिली थी, अगर वो केस हो जाता है तो इतना बड़ा जो लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धरा का धरा रह जाएगा। कंपनी के रेवेन्यूज एकदम ड्राई अप हो जाएंगे। बहुत बड़ा रिस्क है। जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई ऐसा किसी अक्रेडिशन एजेंसी की वजह से कोई नेगेटिव सवालिया निशान विमता लैब्स के ऊपर ना उठे। अगर उठते हैं तो उसी दिन स्टॉक से बाहर निकल जाइए। उसके अलावा कंपनी नई नई सेगमेंट्स में घुस रही है, जैसे जेनोमिक्स सीडीएमओ वाली सेगमेंट है, पता नहीं कामयाब होगा या नहीं होगा। 40 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने कर दिया है। हमेशा नई सेगमेंट का रिस्क रहता है, ठीक है। उसके बाद जो इनकी सेगमेंट्स हैं, जैसे फूड और एनवायरमेंट सेगमेंट है, वो सेगमेंट बहुत अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रही। क्या वो ग्रो करेंगी? मैनेजमेंट कह रही है करेंगी, लेट्स सी वो सेगमेंट करती है या नहीं करती। अगर वो सेगमेंट अच्छा ग्रो नहीं करती तो हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के ऊपर और फार्मा सेगमेंट के ऊपर, है ना। और अगर सारी सेगमेंट्स एक साथ अच्छा ग्रो करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है रेवेन्यू ग्रोथ हमें 20% से भी फालतू नजर आ सकती है। फाइनल रिस्क कंपटीशन का है। डोमेस्टिक कंपटीशन भी सीआरओ सेक्टर में बढ़ रहा है और इंटरनेशनल कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट एक कंपनी है यूरोफिन साइंटिफिक करके, जिस कंपनी ने रिसेंटली हैदराबाद के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं जो विमता लैब्स करती है। इस कंपनी ने इनफैक्ट विमता लैब्स का भी 20% स्टेक खरीद रखा है। अब इस तरीके के कंपटीटर्स अगर मार्केट में आते हैं तो आई डोंट नो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, या विमता के मार्केट शेयर पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। आज के दिन में विमता मार्केट लीडर है, कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन क्या फ्यूचर में रहेगा? स्पेशली कंसिडरिंग कि यहाँ पर मार्जिन्स बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में मार्जिन्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो कंपटीशन भी वो इंडस्ट्री अट्रैक्ट करती है। क्या विमता उस कंपटीशन को किस तरीके से डील करेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फाइनली कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करते हैं। मैंने कंपनी की जो वैल्यूएशन की है वो इस बेस पे की है कि कंपनी FY27 तक 500 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगी, जैसा कि मैनेजमेंट बोल रही है। और FY28 में मैंने सिर्फ 15% ग्रोथ एक्सपेक्ट की है। हो सकता है कि कंपनी इस रेवेन्यू ग्रोथ को बीट कर दे। मे बी 20% की ग्रोथ हमें FY28 में भी नजर आ जाए, और FY27 में शायद 500 करोड़ से फालतू रेवेन्यू हो जाए। लेकिन अभी हम कंजर्वेटिव रहते हैं और इस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। जो इबिटा मार्जिन है वो मैंने कांस्टेंट 35% लिया है। मैंने इबिटा मार्जिन ग्रोथ नहीं ली है अपने इस वैल्यूएशन वाली शीट में। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि मैं कंजर्वेटिव रहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि मार्जिन्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बढ़ने चाहिए, आइडियली बढ़ने चाहिए। 36% मार्जिन तो मुझे ऐसा लगता है FY28 तक हो ही जाने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट मैंने जो आज के दिन में उसी हिसाब से हल्की हल्की बढ़ाई है। अदर इनकम बहुत ज्यादा नहीं ली, और पैट जो मैं उम्मीद कर रहा हूं वो FY28 तक लगभग 116 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और अगर मैं पीई वैल्यू देखूं कंपनी की आज के दिन में 2300 करोड़ के मार्केट कैप पर, तो FY28 में कंपनी की पीई वैल्यू 20x के आसपास नजर आती है, जो कंपनी की एवरेज के आसपास है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पीई के ऊपर कंपनी अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो बहुत ज्यादा सस्ती नजर आती है, लेकिन रिमेंबर यहां पर हमने जो रेवेन्यू एक्सपेंशन और जो इबिटा एक्सपेंशन लिया है वो बेयर मिनिमम लिया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि शायद वो कहीं ज्यादा बेटर हो सकते हैं। तो अगर वो मार्जिन एक्सपेंड होते हैं तो यहां पर हमें पीई रेशो FY28 फॉरवर्ड पीई रेशो कहीं ज्यादा बेटर नजर आ सकती है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने बुल बेयर और बेस केस बनाया है। बुल केस में मैंने पीई 35x की ली है, जो आज की पीई है वो 34x है, ठीक है। तो मैंने वही पीई ली है।
उस पीई के हिसाब से जो हमारा रिटर्न बनेगा वो लगभग 20 से 21% के आसपास बनेगा, ठीक है। उसके बाद बेस केस है, बेस केस में पीई मैंने 30x ली है, उस हिसाब से जो हमारा रिटर्न आज के दिन में बनेगा वो 15% के आसपास बनेगा। फिर मैंने बेयर केस लिया है जिसमें मैंने पीई को 25x लिया है, उसके हिसाब से हमारा रिटर्न लगभग 8% के आसपास बनता है। देखिए, ये जो बेस केस में हमने 8% सीएजीआर का रिटर्न लिया है ना, ये कंसीडर करते हुए लिया है कि मार्जिन्स की एक्सपेंशन नहीं होगी। अगर मार्जिन्स की एक्सपेंशन होगी तो बेयर केस में भी हमको शायद 10-12 या 13% के आसपास का रिटर्न दिखाई दे सकता है। गारंटी नहीं है, गारंटी बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक इस पे इतने रुपए पे ट्रेड करेगा आज से 3 या 4 साल के बाद। कोई नहीं बता सकता भाई कि स्टॉक की कीमत क्या होने वाली है। ये अंदाजा है, ये अंदाजा है कि अगर सेल्स ग्रोथ होती रही और मार्केट इस कंपनी को उतनी ही इज्जत देती रही जितनी आज के दिन में दे रही है, तो हमें 15-20% का रिटर्न बन जाना चाहिए। एफडी के रिटर्न को तो कंपनी बीट कर ही देगी शायद, ठीक है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ये बहुत स्टर्डी बिजनेस है और बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, क्योंकि ये टेस्टिंग की डिमांड ना लगातार बढ़ती जाएगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये होता है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि ये इंडस्ट्री फ्यूचर को कैसा डील करेगी, फ्यूचर में कैसी दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं विमता को फ्यूचर की कसौटी पे उतारता हूं ना, तो मुझे इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि विमता का बिजनेस मॉडल फ्यूचर में और भी स्ट्रेंथन होकर उभरेगा। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।